अस्सलाम वालेकुम मेरी डियरेस्ट फ्रेंड्स, डियरेस्ट ग्रुप मेंबर्स। और ये मेरा आप लोगों के साथ फर्स्ट लाइव सेशन है और काफ़ी अरसे के बाद मेरा ख़ुद का भी जो है लाइव सेशन है, काफ़ी गैप के बाद। और जिस तरह के हमारा थोड़ी देर में कमेंट्स और मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो है वो इतना वो हुआ नहीं है, लेकिन ये शुरू हो गई है वीडियो। तो बहरहाल हम जो हैं इसमें जो हमारा टॉपिक है वो हेयर डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है कि कुछ दिन पहले एक बच्ची ने ग्रुप में सवाल पूछा था कि हेयर जो हैं उनके लॉस हो रहे थे और उसकी क्या वजह है, क्या मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हेयर जाते हैं। तो फिर मेरी बात हुई और मैंने कहा कि भाई हम लाइव जाते हैं और हम जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी जो क्वेरीज़ हैं उनको डील करने की, हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो ग्रुप के लोग हैं उनको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हेयर के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हेयर की केयर किस तरह से की जाए और आप कौन कौन से मल्टीविटामिन्स और किस तरह से अपनी ग़िज़ा का ख्याल रख के अपने बालों को बेहतर कर सकते हैं। तो जो जो भी कमेंट आपके आएंगे, जो भी मैसेजेस होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनके फिर मैं आपको बाद में रिटर्न में नीचे आंसर करती जाऊंगी। जो हम हेयर से रिलेटेड एक जो है टॉक हमारी वो शुरू में कर देती हूँ कि हेयर जो है बेसिकली हमारे सर पे जो हेयर लगे हुए हैं उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमारा जो बाल गिरता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि जिसमें इट्सेल्फ हमारा हेयर ख़ुद कितना हेल्दी है, हमारी हेयर शेफ्ट कितनी हेल्दी है, हमारा हेयर फॉलिकल कितना हेल्दी है, हमारी जो सर की जिल्द है वो कितनी हेल्दी है, हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कितनी हेल्दी है, और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि किस किस तरह से इम्पेक्ट आके करते हैं हमारे हेयर के ऊपर, प्लस हमारे इंटरनल कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे हेयर को डैमेज कर रहे हैं। तो हेयर बाल जो गिरना होता है वो एक ये नहीं है कि बाल गिर रहा है तो बाल का कोई डिफेक्ट हो गया है या हमने कोई गलत शैम्पू लगा लिया या हमने कोई गलत हेयर डाई कर दिया इसकी वजह से बाल गिर रहा है। बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहात में जो है सिर्फ जो है कुछ एक दो चीज़ें शामिल नहीं होती, बल्कि उसके पीछे पूरी एक कहानी, एक स्टोरी होती है कि आपके जिस्म में क्या क्या चल रहा है, आपके हार्मोन्स कैसे जा रहे हैं, आप कौन कौन सी मेडिसिन्स खा रहे हैं, आपको किस किस चीज़ की डेफिशिएंसीज़ हैं, आप कोई क्रश डाइटिंग तो नहीं करते और उसकी वजह से फिर आपका हेयर फॉलिकल कितना डैमेज हो रहा है, आपकी स्कैल्प कितनी डैमेज हो रही है, आपका हेयर कितना डैमेज हो रहा है और हेयर की शेफ्ट कितनी डैमेज हो रही है। तो बेसिकली हमारा जो हेयर स्कैल्प में, सर की जिल्द में लगे हुए हैं, वो हमारे सर में 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स हैं जो कि हमारे सर में पूरे में हैं, जिनमें हमारे लाइव हेयर लगे हुए हैं जो कि हमें नज़र आते हैं और उनकी कुछ मिकदार डेली बुनियादों पे गिरती रहती है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर 100 तक आपका बाल गिरता है तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बाल के ग्रोथ के मुख्तलिफ फेज़ हैं, एनाजिन, कैटाजिन एंड टीलोजिन। एनाजिन फेज़ में हमारा बाल ग्रो करता है, कैटाजिन में रुक जाता है और टीलोजिन में बाल गिरना शुरू हो जाता है। तो हमारे सर में अगर 5 मिलियन हेयर फॉलिकल हैं तो हो सकता है उनमें से 4 मिलियन हेयर फॉलिकल हमारे एनाजिन फेज़ में हो, ग्रोइंग फेज़ में हो, उनमें से 80,000 हेयर फॉलिकल हमारे कैटाजिन फेज़ में हो कि हमारे बालों की ग्रोथ उन 80,000 की रुकी हुई हो, और बाकी जो 20 रह जाते हैं वो हमारे टीलोजिन फेज़ में हो कि जो उसमें बाल गिर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं जो कि हमारे मैटर करते हैं कि जो है हमारा बाल क्यों गिर रहा है। तो हेयर के डिसऑर्डर, हेयर शेफ्ट के डिसऑर्डर, स्कैल्प के डिसऑर्डर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके बालों पे और आपकी बॉडी पे क्या क्या आ रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स, इंटरनल डिसऑर्डर्स, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल डिसऑर्डर्स और आपकी माल न्यूट्रिशन के डिसऑर्डर्स, आप जो मेडिसिन्स बिला वजह या बेवजह खाते हैं उनकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे बालों की हेल्थ को डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं और हमारे बाल उन चीज़ों की वजह से गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हेयर क्या है? हेयर जो बेसिकली है वो एक प्रोटीन है जो कि प्रो कैराटिन से बनती है और उसकी
क्यूटिकल होती है जो कि हेयर शेफ्ट के अंदर होती है, उसके ऊपर कवरिंग्स लगी हुई होती हैं। उसके साथ जिस प्याले में वो बाल लगा हुआ होता है उसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो सिर्फ हेयर शेफ्ट को हेल्दी नहीं होना चाहिए, जिस प्याले में वो बाल लगा हुआ है उस प्याले को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। और उसको कैसे हमने हेल्दी रखना है ये मैं आपको बताऊंगी। बालों की टाइप्स कौन सी हैं? दो किस्म के बाल होते हैं, एक टर्मिनल हेयर होते हैं और एक विलस हेयर होते हैं। टर्मिनल हेयर वो होते हैं कि जो थिक ब्लैक पिगमेंटेड जो हैं लाइव हेयर होते हैं, ठीक है, जिनकी शेफ्ट स्ट्रांग होती है। और विलस हेयर होते हैं जो कि रुएं की तरह होते हैं। तो हमारे सर में जब आप अपनी बच्चियों के सर में तेल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बाल उनके सरों में टर्मिनल हेयर हैं, लेकिन अंदर नीचे कुछ टूटे टूटे बाल भी होते हैं विलस हेयर की शक्ल में, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से टर्मिनल हेयर की तरफ नहीं जाते। और अक्सर लोगों का ये मसला होता है कि जब उनके बहुत ज़्यादा बाल गिरने शुरू हो जाते हैं तो पीछे छोटे छोटे बाल निकलते हैं, लेकिन वो कुछ माल न्यूट्रिशंस की वजह से, कुछ उनके प्रेशर्स जो होते हैं, जिनमें मैंने कहा कि उनके कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं, उनकी कोई हाइपोविटामिनोसिस भी उनको हो सकती है, कोई माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे बाल जो निकलते हैं वो पूरी तरह से थिक स्ट्रॉन्ग हेयर में चेंज नहीं होते और वो छोटे छोटे बाल भी टूट टूट के गिरने लगते हैं। तो अक्सर आपके बाल ब्रश में जो है बहुत छोटा डेड सा मुरझुराया हुआ बाल भी गिरा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उन डेड बालों को, मरे हुए बालों को भी हमने किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो आपके हेयर के डिसऑर्डर्स या हेयर की जो बीमारियां हैं वो इस चीज़ पर बेस करती हैं कि आपकी हेयर की ग्रोथ कैसी है, ठीक है, आपकी हेयर की ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है उसकी, जो कि हम आगे करेंगे। टाइप ऑफ हेयर आपके कौन से हैं, ठीक है जी। जैसे स्ट्रेट बाल होते हैं, कर्ली बाल होते हैं, प्रोटीन सी बाल होते हैं, प्रोटीन एस बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिंकी कर्ली बाल होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं बालों के जिनकी हेल्थ मुख्तलिफ तरह से होती है। जैसे कि आपका जो बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल होता है उसमें बहुत ज़्यादा केराटिन होता है और वो मोस्ट हेल्दी हेयर होता है। और जितने कर्ली बाल होते जाएंगे उतने ज़्यादा वो बेचारे थोड़े ऐसे नाजुक और कमज़ोर बाल होते जाएंगे और उनको ज़्यादा जल्दी डैमेज आता है, उनकी हेयर शेफ्ट जल्दी डिस्ट्रॉय होती है, वो जल्दी हेयर डिसऑर्डर्स की तरफ जाती है। और वो हेयर डिसऑर्डर्स क्या हैं, किस तरह उनको ट्रीट किया जाए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरह से आप हेल्प आउट करेंगे अपनी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन है जो कि हमारे बालों में मौजूद होती है। और अल्फ़ा केराटिन जो प्रोटीन है उसको किस तरह से मेंटेन करके रखा जाए, उसको किस तरह से हेल्दी करके रखा जाए, कौन सी चीज़ें ऐसी खाई जाएं या लगाई जाएं जिसकी वजह से अल्फ़ा केराटिन हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, हम इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट हेयर स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट जो है हम हेयर स्टाइल्स यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, कि हम बहुत ज़्यादा टाइट बालों को बांधते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श पोनियाँ करते हैं बालों की। और एक ज़माना था जब हम छोटे होते थे तो हमारे एक मिसकंसेप्शन होता था कि अच्छी तरह तेल लगा के और फिर बहुत टाइट चोटी करो तो बाल जल्दी लंबे होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के जो हमारे मिथ्स हैं, ये सारी चीज़ें भी बालों को डिस्ट्रॉय करती हैं। बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक ऑयल मसाज बालों के रूट को डिस्ट्रॉय करेगा। बहुत ज़्यादा टाइट पोनियाँ आपके बालों के रूट को डिस्ट्रॉय करेंगी। बहुत ज़्यादा पिनों का इस्तेमाल बालों को डैमेज करेगा। बहुत ज़्यादा ऐसे हेयर स्टाइल्स के जो आप बीड्स लगाते हैं, उसमें पिनें लगाते हैं और डिफरेंट ऐसी नाजेबा चीज़ें अपनी सर पे लगा लेते हैं कि जिनका आपको ख़ुद भी नहीं पता होता कि इनके क्या क्या डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत सारे स्प्रेज आप अपनी तौर पे ले लेते हैं, ड्रायर्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं और उसमें आपने कभी कोई सीरम कोई चीज़ नहीं लगाई होती, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम लोग आपके हेयर के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, बालों की जो बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन जो ब्यूटिशियंस होते हैं वो उस चीज़ में बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि आपके कंडीशनर्स कौन से लगाने हैं, आपने सीरम्स कौन से लगाने हैं। तो कोशिश करके जो ड्रायर ख़रीदते हुए, स्ट्रेटनर ख़रीदते हुए,
उनकी कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी के वो होने चाहिए, आपको कौन से सीरम सरों में लगाने चाहिए, आपको हेयर डाइज जो हैं वो केमिकल कितनी देर सर में छोड़ना है। तो उसमें मैं समझती हूँ कि आप लोगों को अपने ब्यूटिशियन से हेल्प लेनी चाहिए ज़रूर, और कोशिश करके सर में डाई करना हो या आपने सर में कोई स्टाइलिंग करनी है तो अपने ब्यूटिशियन से ज़रूर मदद लें और कोशिश करके उन्हीं से करानी चाहिए ये चीज़ें। और ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ करना है ख़रीदें भी उनसे पूछ के, और अगर आप कराना चाहें तो बेहतर होता है कि ब्यूटिशियन से कराए जाएं, क्योंकि उनके ज़्यादा एक्सपर्ट इसमें वो होते हैं आम आदमी के मुकाबले में। कि आप लोग रोज़ अपने सर में ड्रायर लगा रहे हैं, रोज़ अपने सर में घरों में स्ट्रेटनर कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के कलर्स अपने बालों में लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें आप करने के इतने शौकीन हैं तो फिर आप अपने ब्यूटिशियन से हेल्प लें और इन चीज़ों का इस्तेमाल उनकी सुपरविज़न में करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, इसके अलावा कि कौन कौन से आप लोग जो है सीरम्स यूज़ करें और उनको किस तरह से लगाएं, वो भी अगर आप अपने ब्यूटिशियंस की हेल्प से यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, और देखें बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, नकल असल पता नहीं चलता, वो भी बालों को डैमेज करती हैं। तो जो ब्यूटिशियंस होते हैं उन लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होता है बहुत अच्छे तरीके से कि किस चीज़ की क्या क्वालिटी है और क्या उसको करना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में उनसे पूछ के आप करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ लड़कियों पे बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर होता है। कई लोगों को होता है कि रिश्ते आ रहे हैं तो जी लंबे बाल होने चाहिए लड़की के, इसके तो बाल बहुत छोटे हैं। तो इस चक्कर में भी लड़कियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सरों में लगानी शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से भी उनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो हैं डिफरेंट किस्म के हेयर ऑयल्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू, बहुत ज़्यादा जो है खुशबू वाले परफ्यूम डाले हुए होते हैं, वो भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इसलिए हमेशा तेल जो है आप हमेशा अपने पुराने देसी स्टाइल से जो मिलते हैं तेल, उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके बालों की ग्रोथ पे। इसके अलावा एज क्या है पेशेंट की, कि जिसके बाल लंबे करने हैं या जिसके बाल गिर रहे हैं, तो अगर छोटी उम्र की लड़कियां हैं जैसे 13 साल से लेके 22, 23, 25 साल तक की एज की लड़के और लड़कियां, उनके बाल ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं और उनके हेयर फॉलिकल ज़्यादा अच्छी हेल्थ में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एजिंग में जाते हैं हमारा हेयर फॉलिकल भी एजिंग में जाना शुरू हो जाता है और हमारा हेयर फॉलिकल डाउन होना शुरू हो जाता है, हमारे हेयर शेफ्ट जो है वो भी डाउन होनी शुरू हो जाती है और हमारे हेयर की ग्रोथ भी डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो उसको हम किस तरह से मेंटेन करेंगे कि हम अपने हेयर फॉलिकल की एज को एंटी एजिंग वाली चीज़ें खाएं, लगाएं, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन एज जो है, यंग एज में ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के बाल ग्रो करते हैं और वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। सेक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि फ़ीमेल सेक्स जो है, औरतें जो हैं उनके बाल ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जो औरतों के हार्मोन होते हैं वो बालों के नरिश करते हैं, बालों की लेंथ बढ़ाते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन जो मर्दों वाले हार्मोन होते हैं वो हमेशा जल्दी एजिंग में मर्द को लेके जाते हैं और उनका हेयर लॉस कराना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जिन औरतों को हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिस तरह के पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम, या जिन औरतों के प्रोलैक्टिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है जी, स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से औरतों के बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन कभी कभी औरतों में जो उसका नॉर्मल लेवल है, औरतों में भी टेस्टोस्टेरोन है लेकिन कम मकदार में होता है, उसकी लेवल अगर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से भी औरतों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और मेल पैटर्न बाल्डनेस में औरतें जाना शुरू हो जाती हैं, कि जिसमें औरतों की साइडें खाली होना शुरू हो जाएंगी, क्राउन से बाल जाना शुरू हो जाएगा और वो जो है उनका सेंटर जो है वो सर का खाली होना शुरू हो जाएगा और वो मेल पैटर्न में जाना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा औरतों के या मर्दों के बाल जो जाते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस में, वो है हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है, थायराइड के डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो आजकल बहुत ज़्यादा रवाज है मीठी चीज़ें खाने का, ठीक है जी,
तो खाली डायबिटिक पेशेंट नहीं कि जिनको डायबिटीज़ है उनके हेयर लॉस होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी खाद्य खुराक में मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनके भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ़ीमेल फेस करती है लाइफ के मुख्तलिफ स्टेजेस में, और फिर उनके बाल जाने शुरू हो जाते हैं। और एक दूसरी बात कि जब बाल जाना शुरू हो जाता है तो हम एजिंग में जाना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जिन लोगों के बाल ज़्यादा होते हैं वो बहुत यंग और अच्छा लुक देते हैं, और जिन लोगों के बाल कम होते हैं भले वो उसी एज के हों लेकिन अगर बाल गिर जाते हैं तो वो आदमी बूढ़ा बूढ़ा और ओल्ड लुक देना शुरू कर देता है। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने हार्मोन्स को रिलैक्स रखना है। और हार्मोन्स देखें, अब जैसे हाइपोथायराइडिज्म का मसला है तो उसको तो आप अपने हाथ में आपके नहीं है, उसके लिए तो आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे प्रोलैक्टिन है तो प्रोलैक्टिन के लिए आपने अपने स्ट्रेस को डाउन करके रखना है। ठीक है जी, जो आप योगा की वर्जिशें करें, एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें कि आपका स्ट्रेस डाउन रहे। आपने अपनी साइकोथेरापी खुद से करनी है कि मैंने नहीं लेना है स्ट्रेस, मैंने नहीं सोचना है, हर मामले को रफा दफा करना है, तो प्रोलैक्टिन नॉर्मल लेवल्स में रहेगा। क्योंकि जब प्रोलैक्टिन रेज होगा तो आपके बालों को गिराना शुरू कर देगा, आपके हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करेगा। और हेयर फॉलिकल को ना सिर्फ कि डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि हेयर फॉलिकल्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा। तो जो नए बालों की आने की होती है ना कि चलो ये बाल गिर गए नए निकल आएंगे, ये चीज़ भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप खुद से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं कि जो है सनिया, मैं आपको बताती हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या क्या, वही मैं बता रही हूँ। बायोटिन का मैं आपको आखिर में बताऊँगी कि किस तरह से आपने लेनी है और क्या करना है। दूसरा ये कि मीठा खाना आपके कंट्रोल में है, तो मेहरबानी करके मीठे को कम इस्तेमाल में लाइए, और मीठे को कम इस्तेमाल में लाइए और अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखें जिन लोगों को डायबिटीज़ है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो प्लीज़ मुंह खोल खोल के मीठा नहीं खा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, शुगर लेवल रेज हो रही है। लेकिन अगर आपकी खून की जो टेस्ट है उसमें डायबिटीज़ नहीं आ रही, लेकिन आप जब भी मीठा खाते हैं तो आपका ब्लड लेवल शुगर का रेज होता है जो कि आपके हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉलिकल डैमेज होगा और बाल ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म जिन लोगों को है तो वो प्लीज़ अपने कंसल्टेंट फिजिशियन से मिल के और उसकी ट्रीटमेंट कराना शुरू करें। उसके बाद आता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, हमने कहा कि जिसमें जनरलाइज्ड हेयर लॉस उनका होना शुरू हो जाता है ऑल ओवर द स्कैल्प। और मेल पैटर्न में आपकी साइडें खाली होनी शुरू हो जाएंगी, क्राउन खाली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है हमारा हेयर जो शेफ्ट है उसके अंदर डिफरेंट फाइबर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, क्यूटिकल्स हैं, उसके अंदर कॉर्टेक्स है, उसके अंदर केराटिन भरा हुआ है, उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स हैं। और उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेयर शेफ्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जिनमें जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बालों की हेयर शेफ्ट को नहीं देना है, आपने स्ट्रेटनर्स का, ड्रायर्स का ख्याल से इस्तेमाल करना है, आपने केमिकल्स जो हैं उनका ख्याल से इस्तेमाल करना है, आपने जो है जो फिज़िकल ट्रॉमा है वो स्कैल्प को नहीं देना है, जैसे कि रेशमी स्काफ़ों का बहुत ज़्यादा सर की जिल्द पर, सर के बालों पे इस्तेमाल। ठीक है, रेशमी तकियों का सर के ऊपर इस्तेमाल। ठीक है जी, कई लोग ऐसे पीछे टेक लगा के और कुर्सी पे यूं यूं सर को करते रहते हैं, इस तरह की हैबिट्स का इस्तेमाल। ठीक है जी, और फिज़िकल ट्रॉमा के जैसे बच्चे आपके छोटे होते हैं तो बच्चे आपके बाल खींच रहे होते हैं। ठीक है, और वो खींच रहे होते हैं, उस ट्रॉमा की वजह से आपकी हेयर शेफ्ट डैमेज होती है और हेयर शेफ्ट टूटनी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। दूसरा जो है हमारे यहाँ जो डिसऑर्डर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमारे बाल जाना शुरू होते हैं, उनमें सबसे टॉप पर आता है एलोपेशिया एरेटा। ठीक है जी, एलोपेशिया एरेटा गंजपन की एक किस्म है जो कि आपका कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ही डायग्नोज कर सकता है। तो आपकी अगर सीवियर हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होना शुरू हो गया है, तो आप मेहरबानी करके उस ज़माने में टोटकों पे और ख़ुद से लेके मल्टीविटामिनों के इस्तेमाल करने से बेहतर है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपनी चीज़ डायग्नोज कराएं कि क्या आपको एलोपेशिया एरेटा तो नहीं है। एलोपेशिया एरेटा 3-4 तरह से प्रेजेंट करता है। नंबर 1,
कि आपके सर में या किसी भी पेशेंट के सर में गोल दायरे की शक्ल में गंजपन के निशान बन जाएंगे, या लटों की शक्ल में अचानक बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन ये होगी। ज़रूरी नहीं है कि गंजपन के निशान आए, लेकिन गोलों की शक्ल में 4-5 बाल एक साथ एक जगह पे सफ़ेद हो गए, थोड़ी आप सर के बाल इधर उधर हिलाएंगे तो 5-6-7-8 बाल एक साथ जड़ों की शक्ल में दूसरी जगह से सफ़ेद हुए हुए, तो ये भी एलोपेशिया एरेटा की एक डायग्नोस्टिक साइन है। ठीक है जी। इसके अलावा तीसरे में क्या आता है कि गंजपन के गोले सर में नहीं बनते, लेकिन जब आप एग्जामिन करेंगे अपनी मतलब आप जिनके बाल गिर रहे हैं, अपनी अम्मी को दिखाएं, अपनी बहन को दिखाएं, तो वो आपको बताएंगे कि पूरे सर में जा बजा छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में हेयर लॉस है। मतलब एक जगह पे 3-4 बाल निकले हुए हैं, फिर दूसरी जगह पे थोड़ी देर के बाद फिर 2-3 बाल एक साथ निकले, मतलब गैपिंग है, गैपिंग ज़्यादा है। इन बिटवीन द हेयर जितनी गैपिंग होनी चाहिए, जैसे हम दरख्त लगाते हैं ज़मीन पे, ठीक है, तो दरख्त एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं, इसी तरह अगर आप स्कैल्प अपनी सर की जिल्द एग्जामिन करेंगे तो बाल भी एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि एक बाल लगा हुआ है और उसके बाद 2 इंच तक कोई बाल नहीं है और फिर उसके बाद पूरी बाल है, ऐसे नहीं होता। पूरी एक ही सीक्वेंस में बालों की लेयरिंग चल रही होती है, एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ। तो वो जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बालों के अंदर गैपिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये 3 मुख्तलिफ किस्म की एलोपेशिया एरेटा की प्रेजेंटेशंस होती हैं कि जिसके ऊपर आपको फ़ौरन गौर करना लेना चाहिए। ठीक है जी। और जिस बीमारी का जो इलाज है वो बीमारी उस इलाज से ही ठीक होगी। ठीक है जी। जैसे कि अगर एलोपेशिया अरेटा है अगर पेशेंट को, तो फिर वो भले भैया आयरन डेफिशिएंसी या मेल पैटर्न की कितनी भी दवाएं खा ले, कितने भी इलाज करा ले, वो ठीक नहीं होगा उसका हेयर लॉस। ठीक है जी। तो वो फिर पेशेंट क्या कहते हैं कि हमने तो इतने डॉक्टर्स को दिखाया, हमने तो इतने टोटके किए, हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया, लेकिन हमारा हेयर लॉस ठीक नहीं होता। तो हेयर के कोई 15-20 डिसऑर्डर्स हैं, 15-20 बीमारियां हैं, और हर बीमारी का अपना प्रेजेंटेशन है, हर बीमारी का अपना इलाज है। और जब तक आपकी बीमारी जो है प्रॉपरली डायग्नोस नहीं होगी, प्रॉपरली ट्रीट नहीं होगी, वो मसला हल नहीं होगा। ठीक है जी। जैसे कि पेट का मर्ज, पेट में टाइफाइड भी होता है, ठीक है, पेट में जी अल्सर का दर्द भी होता है, पेट में डायरिया भी हो जाते हैं। ठीक है जी। पेट में जो है आपको पित्ते का भी दर्द होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि टाइफाइड में आप पित्ते की दवाई दे दें तो टाइफाइड ठीक हो जाएगा। इसी तरह बालों की भी जो बीमारियां हैं उनका जो जो इलाज होगा उसके हिसाब से आपका पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा, मर्ज ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो एलोपेशिया एरेटा मैंने आपको बताया कि जिन बहनों के बाल गिर रहे हैं वो अपने सर का एग्जामिन कराएं, अपनी अम्मी से, अपनी बहन से, जिससे भी, और वो नोट करें कि क्या बालों के अंदर गोल दायरे की शक्ल में गंजपन आ रहा है, या बालों की लटें 3-4-5 बाल भी, मिनिमम 2-3 से भी शुरू होता है, और ज़्यादा में फिर बहुत ज़्यादा 15-20 बाल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लटों में बाल सफ़ेद तो नहीं हो रहे। और तीसरे नंबर पे गैपिंग, जो पैटर्न हमारी बालों की जड़ों का लगा हुआ है उसमें गैपिंग बढ़ तो नहीं गई। तो ये 3 प्रेजेंटेशंस होंगी। इसके अलावा दूसरी बीमारी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ बाल गिराने में, वो मेल पैटर्न हेयर लॉस है। मेल पैटर्न हेयर लॉस औरतों को होना शुरू हो जाता है, जिसमें औरतों की साइडें खाली होना शुरू हो जाती हैं। जो दोनों साइडें होती हैं यहाँ से बाल जाने शुरू हो जाते हैं, और ये जो सर का क्राउन है यहाँ पे भी बाल ख़त्म होना शुरू हो जाता है उनका, और बाकी पीछे की तरफ उनके बाल ठीक होते हैं। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें ये होता है कि औरतें पूरी तरह से गंजी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे अंदर फीमेल हार्मोन्स हैं जो कि हमको मुकम्मल तौर पे आदमियों की तरह गंजा नहीं कर देता कि जैसे आदमियों का पूरा ही क्राउन ख़त्म हो जाता है। लेकिन औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउन में बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, साइडों में बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब इस तरह का जिन औरतों को बाल गिर रहे होते हैं वो समझ जाएं कि उनको मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है। और मेल पैटर्न हेयर लॉस किस वजह से होता है? हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, प्रोलैक्टिन का डिस्टर्ब होना, ठीक है जी, आपका इंसुलिन लेवल का डिस्टर्ब होना, ठीक है जी, आपका हाइपोथायराइडिज्म, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाएंगी मेल पैटर्न हेयर लॉस की तरफ। ठीक है जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बहुत सारे लोगों के हेलो हाय आ गए हैं, लेकिन वो मैं इसलिए वो नहीं करती कि फिर मुझे बातें भूल जाती हैं कि किस तरह से आगे चलना है। ठीक है जी। इसके अलावा
जो दूसरी वजह है हमारे यहाँ बाल गिरने की, वो है फीमेल हेयर लॉस के, जिसमें यूनिफॉर्म सारे सर में से एक जैसे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और फीमेल हेयर लॉस की बहुत सारे वजूहात होते हैं कि जिनमें हमारा आ जाता है बच्चे जो और पैदा होते हैं औरतों को पोस्टपार्टम पीरियड में। ठीक है जी। बच्चा पैदा हुआ, डिलीवरी हो गई, उसमें ब्लड लॉस हुआ बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो है 3-4 महीने के बाद औरत के बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि खानी है बालों की ग्रोथ के लिए, वो इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से वो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में जाना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा डैंड्रफ। डैंड्रफ हमारे यहाँ शदीद कॉमन मसला है। ठीक है जी। अच्छा, डैंड्रफ जब होता है तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ जो है एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं सिबोरियक एक्जिमा। ठीक है जी। जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जीन डिफेक्ट पे लोड करता है, सेम उस जीन पे जिस पे कि हमारी शुगर के मरीज़ों की जीन डिसऑर्डर लेके जाती है। तो जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को डैंड्रफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। ठीक है जी। और डैंड्रफ की वजह से आपका बाल टूटना शुरू हो जाता है, बाल को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उसको जो है वो स्कैल्प आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे बाल उतरने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हेयर लॉस के क्या क्या मसले हैं? जो जेनेटिकली कुछ लोगों में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि उनके प्रॉपरली हेयर ग्रो नहीं करते, ख़ास करके उन फैमिलीज़ में कि जिनमें इंटर मैरिजेस होती हैं, एक ही ख़ानदान में कज़न से शादी, तो उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि बाल की लेंथ एक लेवल के बाद नीचे नहीं जाती, जैसे शोल्डर तक लेंथ होगी उनकी, वेस्ट तक होगी, ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं होंगे। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, बेतहाशा क्रश डाइटिंग, ठीक है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। और उस क्रश डाइटिंग में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाना छोड़ देते हैं कि जो कि हमारे हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे मीट हो गया, बीफ हो गया, फ़िश हो गई, ये चीज़ें खाना छोड़ देते हैं। तो आप जब भी क्रश डाइटिंग करते हैं प्लीज़ आप प्रोटीन डाइट को प्रेफर करें, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लें, फिर वो दालों की शक्ल में लें, आप उसको जो है गोश्त की शक्ल में लें, चिकन की शक्ल में लें, क्योंकि दालें जो हैं उनमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो किस किस तरह से करके आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हेयर लॉस की क्या वजूहात हैं? डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस, जिनमें टीनिया कैपिटस, ठीक है, एक दूसरे की कंघी इस्तेमाल करनी, ठीक है जी, एक दूसरे का ब्रश इस्तेमाल करना, एक दूसरे की सर की पिनें इस्तेमाल करनी, एक दूसरे के दुपट्टे इस्तेमाल करने, इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन एक के सर से दूसरे के सर में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और इनमें सबसे ऊपर सुपीरियर नंबर पे जो इन्फेक्शन आता है वो है आपका फंगल इन्फेक्शन। ठीक है जी। फंगल इन्फेक्शन जो है वो पूरी की पूरी स्कैल्प को डैमेज करता है और आपके सर में से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन का जब इलाज होगा प्रॉपरली तो ही वो ख़त्म होगा। फंगस भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े दायरों की शक्ल में बीमारी, लाल रंग के दाने और ये सारी चीज़ें नज़र आएँ, कभी कभी बहुत ही माइल्ड किस्म की डैंड्रफ की शक्ल में भी फंगस नज़र आता है सरों में, जिन लोगों की हाइजीन बहुत अच्छी होती है। और हमारे यहाँ 99% लोग अपने बालों की, सर की, स्कैल्प का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनकी स्कैल्प की हालत अच्छी ही होती है। तो फंगस बहुत माइल्ड फॉर्म में चल रहा होता है लेकिन वो उनके बाल कंटिन्यूसली गिरा रहा होता है। इसके अलावा हेड लाइस, जुएँ जिन लोगों के सरों में होती हैं वो लोगों के भी बाल गिरने लगते हैं। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन फॉलिकुलाइटिस कराएगा, वहाँ पर फॉलिकुलाइटिस होगा, हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन होगी, ट्रॉमा होगी और वहाँ से बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ट्राइकोटिलोमेनिया, कई लोगों को आदत होती है बैठे में बस सर में यूं यूं उंगलियां फेर रहे हैं, सर में यूं यूं उंगली फेर रहे हैं, फिर किसी बाल को यूं किया यूं किया।
ये जो हैबिट होती है ये आपके बाल की हेयर फॉलिकल को ट्रॉमा देती है, उसको डैमेज करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से भी बाल जाना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा टीलोजीना अफ्लूवियम, टीलोजीना अफ्लूवियम जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ग्रोइंग फेज होते हैं एनाजिन, फिर रेस्टिंग फेज है कैटाजिन, और उसके बाद फॉलिंग फेज है टीलोजिन। तो हर इंसान के बाल का जो स्कैल्प का बाल है वो एनाजिन में जाता है, एक टाइम पे ग्रो करता है, फिर वो बाल रेस्ट में चला जाता है, ग्रो नहीं करता, और फिर एक टाइम आता है उसकी लाइफ पूरी होती है तो वो बाल गिर जाता है। अब हमारे सर पे अगर 100% बाल हैं तो सारे के सारे बाल एक ही टाइम पे एनाजिन में नहीं हैं, और एक ही टाइम पे सारे के सारे बाल कैटाजिन में नहीं हैं, और एक ही टाइम पे सारे के सारे बाल टीलोजिन में नहीं है कि हम ये कहें कि भैया ये अभी जो है सारे के सारे गिर जाएंगे, अभी ये सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं, और अभी ये सारे के सारे रेस्टिंग फेज में। ठीक है जी, ये वजूहात हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस औरतों के जिस्म से, ठीक है, वो पोस्टपार्टम भी हो सकता है, आफ्टर डिलीवरी भी किसी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। वो ब्लड लॉस हैवी मेंसेस की शक्ल में भी हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो रहे हों, उसकी वजह से भी हो रहा हो। और इसके अलावा जो है कई लोगों को ब्लड लॉस हो रहा होता है किसी ऑपरेशन की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी हेयर लॉस की तरफ लेके जाती हैं। माल न्यूट्रिशन के साथ साथ माल एब्जॉर्प्शन जो है, इंटेस्टीन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपकी स्कैल्प को लॉस कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि हम खाते हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, जिनमें सबसे ज़्यादा एंटी हाइपरलिपिडिक मेडिसिन हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डाउन करती हैं, वो जो है माल एब्जॉर्प्शन की तरफ आपको लेके जाती हैं। गॉल ब्लेडर की जब पेन होते हैं, जब स्टोन्स पड़े हुए होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जो कि आपको माल एब्जॉर्प्शन की तरफ लेके जाती हैं। और कुछ माल एब्जॉर्प्शन के डिसऑर्डर्स जेनेटिकली मौजूद होते हैं लोगों में, जिनमें कि विलस जो होता है इंटेस्टीन का, वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो सही तरह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, और जिसकी वजह से लोग खाना तो सही खा रहे होते हैं, सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर माल एब्जॉर्प्शन की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स उनको हेल्प आउट नहीं कर रहे होते। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि पाए जाते हैं। ये तो मैंने आपको बीमारियां बताई हेयर फॉलिकल की और स्कैल्प की। अब जो आपकी शेफ्ट है उसमें क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? एक होता है बबल डिसऑर्डर, कि आप जब बाल की शेफ्ट को ऐसे करके चलाएंगे तो आपको फील होगा कि एक जाने पे आके दाना सा बन रहा है शेफ्ट में। ठीक है, जो बबल डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है कि फिर वो ब्रशिंग के दौरान वो बबल वाली जगह से आपकी शेफ्ट टूट जाती है, और फिर आपका बाल वहाँ से शेफ्ट में से आधा निकल जाता है। ठीक है। इसके अलावा मोनीलिथ्रिक्स, मोनीलिथ्रिक्स में क्या होता है कि बाल की एक क्यूटिकल जो है वो चल रही है, ठीक है, बाल मोटा है, फिर वो बीच में से पतला हो गया, फिर वो मोटा हो गया, फिर वो पतला हो गया। ये मोनीलिथ्रिक्स में भी फिर इसी तरीके से बाल टूटने और गिरने शुरू हो जाते हैं। हेयर में कास्ट आ जाती है, हेयर शेफ्ट में कास्ट आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी हेयर की शेफ्ट डिस्ट्रॉय होती है और वो टूटनी शुरू हो जाती है। तो ये हेयर शेफ्ट के डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जो है हिर्सुटिज्म, जिन लोगों को चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ये जिस्म की ऐसी जगहों पे बाल होते हैं जहाँ यूजुअली औरतों को नहीं होने चाहिए, तो इस बीमारी को हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। और हिर्सुटिज्म में क्या होता है कि स्कैल्प के बाल भी ज़ाया होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग धूप में बहुत ज़्यादा फिरते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं, तो UVB लाइट जब सर पे पड़ती है तो वो आपके हेयर शेफ्ट को भी डिस्ट्रॉय करती है, आपकी स्कैल्प को भी डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है जी, और आपके हेयर फॉलिकल को भी डिस्ट्रॉय करती है। तो UVB लाइट के बहुत ज़्यादा जो है धूप में घूमना या धूप में रहना, ये भी जो है आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है जी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पैटर्न कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि ऐसी कंघियाँ इस्तेमाल करना, ऐसे ब्रश इस्तेमाल करना, स्कार्फ इस्तेमाल करना, आपकी पिनें इस्तेमाल करना, परांदे इस्तेमाल करना, जो कि आपके बालों को डैमेज करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बालों में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स खुद ही से करना, बालों में खुद कई लोग अपने कलर को चेंज करने के लिए खुद बालों को ब्लीच कर रहे होते हैं, बालों में बहुत ही हज़ार्डस डाइज लगा रहे होते हैं खुद ही से।
तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप अवॉइड करें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। कमर्शियल ऑयल जो होते हैं वो इस्तेमाल ना करें इस तरह से। और इन चीज़ों को जब भी डाई कराना हो, आपने आपने कोई बालों का कलर चेंज कराना हो, तो अपने ब्यूटिशियन से कंसल्ट करें, उनसे मिलें और फिर उसके बाद जो है अपने बालों के प्रोसीजर कराएं। इसके अलावा कई लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक, सर में दर्द होने की शिकायत होती है, टेंशन हेडेक के पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो टेंशन हेडेक जिन लोगों को होता है उनमें भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है बाल लूज़ करने की। कई लोगों की नज़र ख़राब होती है और वो नज़र के चश्मे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से भी उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत छोटी बात पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, ठीक है जी। तो उन लोगों में भी बाल ज़्यादा गिरते हैं आम लोगों की निस्बत में। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रॉमास जो है बालों को डैमेज करते हैं। कुछ औरतें बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं वक्फे के लिए, उन लोगों को भी जो है हेयर लॉस का प्रॉब्लम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। कई लोगों के वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उन पे स्ट्रेस होता है वर्क का, उसकी वजह से भी उनके बाल जाने शुरू हो जाते हैं। और कई औरतें बच्चे पैदा करने के बाद लैक्टेशन वाले पीरियड में होती हैं, जिसकी वजह से भी वो प्रॉपर अगर डाइट अपनी नहीं ले रही तो उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन लेवल्स, ये सारी चीज़ें बालों को डैमेज करने में बहुत ज़्यादा कलीदी रोल रखती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हमें ऐसी ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए कि हमारे बाल रुकें, हमारे बाल अच्छे हो जाएं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे बाल अच्छे हो जाएं, ठीक है जी। अच्छा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाएगी, ठीक है जी। विटामिन B7 जिसको हम बायोटिन कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाएगी। फेरेटिन डेफिशिएंसी आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाएगी। आयरन डेफिशिएंसी आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाएगी। लो कैल्शियम लेवल्स आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाएंगे। विटामिन D3 के लेवल्स कम होने आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, वो आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कई लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आर्थराइटिस का शिकार होते हैं, जोड़ों के दर्द का शिकार होते हैं, और उस जोड़ों के दर्द की वजह से वो कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके बहुत सारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। वो लोग जो हैं हेयर लॉस की तरफ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, आर्थराइटिस के मरीज़ बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी को मस्कुलर पेन है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है डायबिटिक, एंटी डायबिटिक जो मेडिसन्स हैं, जो लोग अपनी शुगर के इलाज के लिए दवाएं खा रहे होते हैं, उन दवाओं की वजह से भी हेयर लॉस होता है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक, जो आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दवाएं, वो आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाती हैं। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जो हम दवाएं खाते हैं, वो हेयर लॉस की तरफ लेके जाती हैं। खून पतला करने के लिए दवाएं जो खाते हैं, वो भी आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम उन दवाओं को बंद कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन आप अपने हेयर को इतना सेहतमंद रखें कि आपका हेयर निकले ही ना, ठीक है, और ये दवाएं आपको कम इम्पैक्ट दें, कम नुकसान पहुंचाएं। और उसके लिए हमने क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करेंगी वो चीज़ें, और आपने उनका किस तरह से ख्याल रखना है।
अच्छा, तो अब हमने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपनी डेली रूटीन में रखनी चाहिए, खाने पीने में और अपनी डाइट में रखनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। एक पूरी लिस्ट है। विटामिन ए का इस्तेमाल, ठीक है जी, विटामिन ए का इस्तेमाल प्लीज़ अपने खाने पीने की चीज़ों में बढ़ाएं, ठीक है जी। और विटामिन ए किन किन चीज़ों में होता है? आपके आलूओं में, आपकी गाजर में, आपके गोश्त में, बकरे के गोश्त में ख़ास करके, आपके दूध में, अंडों में, ठीक है। इन सारी चीज़ों में जो है विटामिन ए बेतहाशा होता है। विटामिन ए का इस्तेमाल कीजिए। विटामिन ए क्या करेगा कि आपका जो स्कैल्प है उसको हल्का मॉइस्चराइज करके रखेगा, ठीक है जी। और आपके हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन देगा इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ठीक है। तो आपका हेयर फॉलिकल क्रैक होके बाल को निकालेगा नहीं रूट से, ठीक है जी। तो विटामिन ए का आपने इस्तेमाल करना है। भले डायबिटिक पेशेंट हो, भले माल एब्जॉर्प्शन का हो, भले कोई भी हो, भले पॉलीसिस्टिक ओवरीज का हो, भले प्रोलैक्टिन रेज हो, भले आपके ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुए में हो, आप भले लैक्टेशन में हैं, कुछ भी हैं बहन, आपने विटामिन ए का इस्तेमाल अपनी खाने पीने की चीज़ों में बढ़ा देना है, ठीक है जी। और अगर आप ये चीज़ें नहीं खाती तो विटामिन ए के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, आप प्लीज़ विटामिन ए खाना शुरू कर दें, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे विटामिन B12 का इस्तेमाल, ठीक है। विटामिन B12 क्या करती है कि एक तो वो आपके खून में रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाती है, ठीक है जी। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो आपके लंग्स से ऑक्सीजन लेके आपके जिस्म के हर लेवल के सेल पे जाता है। विटामिन B12 सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को नहीं बढ़ाएगी, आपकी स्किन को भी अच्छा करेगी, आपको छाइयों से भी बचाएगी, आपके जिस्म में लिवर की हेल्थ को भी अच्छी करेगी, आपकी स्टमक को भी अच्छा करेगी, आपकी किडनी को भी अच्छा करेगी, ठीक है जी। आपने विटामिन B12 लेना शुरू करना है। B12 क्या करेगा? आपके रेड सेल्स खून में जो है उसकी मिकदार को बढ़ाएगा, आपको ऑक्सीजन लेवल अच्छा पहुंचेगा स्कैल्प में, आपके हेयर फॉलिकल को, आपकी स्कैल्प की जिल्द को, तो आपका हेयर फॉलिकल हेल्दी होने लगेगा, स्कैल्प हेल्दी होने लगेगी और हेयर शेफ्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो बीमारियां हैं बालों की उसका आपने इलाज कराना है, ठीक है। नंबर 1, ये वो विटामिन ए और B12 पे सेट नहीं होगी बीमारी, भले आप विटामिन B12 का पूरा जो है ड्रम खा लें, सही, जब तक सर के बाल की जो बीमारी है उसको आपने अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीट कराना है। आपने जो हेयर डाई ब्लीच है ये वो लगानी है, बाल बनवाना है ये वो, उसके लिए आपने अपने ब्यूटिशियन से कंसल्ट करना है। और आपने अपनी नेचुरल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीज़ें खानी है ताकि बाल आपके अच्छे होने शुरू हो जाएं, ठीक है, और हेल्दी होने शुरू हो जाए। विटामिन B12 किन किन चीज़ों में? आपकी मछली में है, आपके जितने भी सी फूड हैं उनमें है, आप बादामों में है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनमें विटामिन B12 है, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं विटामिन B7 पे, जिसको हम कहते हैं बायोटिन, ठीक है जी। बायोटिन का आपने इस्तेमाल बढ़ाना है। और बायोटिन क्या करता है कि हेयर फॉलिकल जो होता है आपका, उसमें केराटिन की मिकदार को बढ़ाता है, और आपके जो हेयर शेफ्ट है उसमें भी जो आपका केराटिन लगा हुआ है ना, अल्फा केराटिन, जो शुरू में हमने एक नाम लिया था, उसको हेल्दी करता है। तो बायोटिन का आपने इस्तेमाल बढ़ाना है, ठीक है जी। और बायोटिन आपकी किन किन चीज़ों में है? आपके पपीते में बायोटिन है, आपके ग्रीन वेजिटेबल में बायोटिन है, आपके मीट में बायोटिन है, बीफ में बायोटिन है। इसके अलावा आपने विटामिन सी का इस्तेमाल बढ़ाना है, ठीक है जी। विटामिन सी क्या करती है? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है जी, जो कि स्ट्रेसेस कम करेगी आपके सर के ऊपर से, और आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़ते हैं, जैसे हमने कहा कि यूवीबी लाइट बहुत ज़्यादा डैमेज करती है बालों को, उससे आपको बचाएगी, और आपके सर में, स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल में, बालों में कोलेजन के लेवल को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपका हेयर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। और विटामिन सी किन किन चीज़ों में? जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनमें है, स्ट्रॉबेरीज में है, अमरूदों में है, इन सारी चीज़ों में। इसके अलावा विटामिन डी आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी करती है आपके हेयर को। तो आपने क्योंकि विटामिन डी अगर कम होगी तो एलोपेशिया की तरफ और हेयर लॉस की तरफ भी लोग जाना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, अब कई लोग क्या कहते हैं कि हमने ये दवाएं खाई, विटामिन डी खाई, विटामिन B12 खाई, हम ठीक हो गए। तो आपकी जो सहेली होगी वो भी फ़ौरन कहेगी कि यार मैं भी ये खा लूँ, वो ठीक नहीं हो रही। तो उसको अगर बालों की कोई बीमारी है तो उसके लिए उसको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो विटामिन डी जो है वो क्या करती है कि आपके हेयर फॉलिकल को जो है और नरिश करती है, उसको प्रॉपरली जो है न्यूट्रिशन देती है, और विटामिन डी जो है वहाँ पे जो उसकी स्ट्रेथनिंग है हेयर फॉलिकल की, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। और विटामिन डी किन किन चीज़ों में होती है? मछली में होती है, केलों में होती है, आपके अंडों में होती है, मिल्क में होती है। इसके अलावा विटामिन ई का इस्तेमाल, ठीक है जी। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है जी, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपकी बॉडी को, आपके हेयर को, इनसाइड सेल्स के वॉल्यूम को जिंक भी बढ़ाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई सही से पहुंचता है स्कैल्प में। चिकन में, दालें जितनी भी हैं उनमें, और मटर जो होते हैं उनमें जिंक बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। आयरन, आयरन बेतहाशा ज़रूरी है, फेरेटिन भी उसमें है, और आपके जो है खून की मिकदार बढ़ाने के लिए, हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए आयरन की शदीद ज़रूरत होती है। तो आयरन जो है आपको अगेन ऑक्सीजन प्रॉपरली देगा, कोलेजन को ग्रो कराएगा, हेयर फॉलिकल की हेल्थ को बेहतर करेगा। तो वो अगेन जो लिवर होता है, जिगर होता है बकरे का, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आयरन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा एक नई रिसर्चेज आई हैं कि जिसमें मोरिंगा के बहुत सारे लोगों के घरों में दरख्त भी होते हैं, और मोरिंगा पाउडर का बहुत अच्छा रोल है आयरन लेवल्स को बढ़ाने में। और आप जो है उसके पत्ते उतार के उनको सुखा के पीस लें, और 2 टेबल स्पून जो है उसका यूजुअली डोज बनता है कि 2 टेबल स्पून आप जो है 2 टीस्पून आपने मोरिंगो पाउडर जो है वो पानी के साथ ले लेना है हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा। तो उससे भी आयरन लेवल्स बहुत अच्छे मेंटेन होते हैं, और बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है प्रोटीन का, अब प्रोटीन का बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है। और प्रोटीन अगर लोग कम लेने लगते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस शदीद होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इन पर काम करना है, इन पर अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को क्यूरीज़ हों तो मेरा व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 8374 117। आप उस पर मेरे से अपनी क्वेरीज़ पूछ सकती हैं। फेसबुक पे मैं मौजूद हूँ, मैसेंजर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे आप सवालों में मुझे पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन कर सकते हैं कि सुन सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। थैंक यू सो